हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों यहाँ पर एम्स 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस या ड्रैग का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसको हम अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ये जहां से थ्रो किया गया वहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टी अप का टाइम ले रहा है, यानी अपवर्ड मोशन में जो टाइम लगा, उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस बच्चों उसी पॉइंट पर आने में ये टी डाउन यानी कि डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम लग रहा है, और उस टाइम को कंपेयर करना है कि अपवर्ड मोशन में ज्यादा टाइम लगेगा कि डाउनवर्ड मोशन में टाइम ज्यादा लगेगा अगर हम ड्रैग को कंसीडर करें, अगर हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करें। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले आप ये समझो कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसको हमने अपर डायरेक्शन में थ्रो किया, तो आपको पता है कि ये यहां से अपवर्ड मोशन करते हुए, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो ये रेस्ट में आ चुका होगा। यहां से और यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लग रहा है उसको हम टी अप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा बच्चों यहां पर क्या है कि जब ये रेस्ट से मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो रेस्ट में आ गया, अब वहां से ये नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा और इसका डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा तो बच्चों वापस वहां तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है उसको हम टी डाउन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और समझो बच्चों, हमें पता है कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, यानी कि पार्टिकल चाहे अपर डायरेक्शन में जाए तो भी ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, पार्टिकल चाहे डाउनवर्ड मोशन करे तो भी ग्रेविटी बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं रेजिस्टेंस की। बच्चों ड्रैग हो या रेजिस्टेंस हो, वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट, मोशन के ऑपोजिट काम करता है। जरा सोचो, जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होगा तो ड्रैग बच्चों काम कर रहा होगा नीचे की ओर, तो हम मान लेते हैं कि ड्रैग की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो ए है। ठीक है बच्चों, जब ये अपवर्ड मोशन कर रहा होगा तो अपवर्ड के ऑपोजिट हो गया डाउनवर्ड, यानी ड्रैग क्या हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा तो ड्रैग लग रहा होगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो बच्चों अपवर्ड मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन आ गया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस ए आ गया, जबकि इसके डाउनवर्ड मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी माइनस ए आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो सेम है, जो कॉमन है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ये अपवर्ड मोशन में कर रहा है कवर, उतना ही डिस्टेंस ये डाउनवर्ड मोशन में भी कवर करेगा। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर इसने अपवर्ड मोशन में डिस्टेंस एस कवर की है तो डाउनवर्ड मोशन में भी डिस्टेंस एस कवर करेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम ये बात अच्छे से जानते हैं। जरा यहां पर देखो, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए इनिशियली कुछ वेलोसिटी है और वो फाइनली रेस्ट में आ गया, यानी कि वहां पर बच्चों रिटार्डेशन हुआ ए का, या फिर इनिशियली रेस्ट में था और उसके पास बच्चों ए का एक्सेलरेशन था और मान लीजिए फाइनली कुछ वेलोसिटी आ गई। इन दोनों कंडीशन में अगर आप देखो तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। मतलब कॉमन क्या है कि दो में से एक पॉइंट ऐसा है जहां पर वो रेस्ट में है और दूसरे पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना है ए। तो आप ये अच्छे से जानते हो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाफ ए टी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखो, ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो। अगर दो में से किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट और दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बच्चों हाफ ए टी स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए बच्चों, आप क्या बोल रहे हो कि इन दोनों में s कॉमन है, s सेम है, तो जरा बताइए अगर बच्चों हम यहां से s लिखे तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे हाफ एक्सेलरेशन है बच्चों g प्लस ए, और जो टाइम लग रहा है अपवर्ड मोशन में वो t अप है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब बच्चों इसी s को आप यहां से अगर लिखो तो कैसे लिखोगे? हाफ एक्सेलरेशन है बच्चों g माइनस ए, और जो टाइम लग रहा है वो है t डाउन, और यहां पर इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो और एकदम क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दे तो यहां से आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, टी अप डिवाइडेड बाय टी डाउन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, टी अप यहीं पर रखे, टी डाउन को नीचे ले आए, तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा? जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर मान लो न्यूमेरिकल में आपसे अपवर्ड और डाउनवर्ड का रेशियो पूछा जाता टाइम में तो आप ये यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हमसे सिर्फ इतना पूछा है टाइम ज्यादा कहां लगेगा कम कहां लगेगा। तो भाई एक बात बताओ,
यहां पर बच्चों g प्लस ए है और उसके साथ t अप लिखा है, और यहां g माइनस ए है उसके साथ t डाउन लिखा है, तो क्या हम कहेंगे? जहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है वहां पर बच्चों टाइम कम लगेगा, और जहां पर एक्सेलरेशन कम है वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, जिससे कि ये दोनों सेम हो सकें। तो कहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है? अपवर्ड मोशन में ज्यादा एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वहां पर बच्चों टाइम कम लगेगा, यानी कि आप कह सकते हो जो टी अप होगा वो कम होगा टी डाउन से। ठीक है, बात समझ में आ गई? टी अप बच्चों कम होगा टी डाउन से, और क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले पे आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार आप इसको अपने लेवल पर देख लीजिएगा। ठीक है।